17 नवंबर 2023, यूनिट नंबर 1। और कोर्स हम कंप्लीट कर चुके हैं यूनिट 1 का। और अब हम जनवरी में जो बच्चे अपेयर होने जा रहे हैं उनके लिए ईयरली पेपर्स को सॉल्व कर रहे हैं। ये अलग बात है कि थ्योरी जब पढ़ा रहे थे तो उस टाइम के ऊपर भी पीएमटी की शीट्स हम पूरी सॉल्व कर चुके हैं। और अब उसी पीएमटी की शीट पे जितने ईयरली पेपर पड़े हुए पहले उनको बारी बारी सॉल्व करेंगे, और उसके बाद भी और बहुत सारे वेरिएंट इंटरनेट पे मिल जाते हैं तो इंशाल्लाह उसे भी सॉल्व करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट जनवरी 2019। क्वेश्चन नंबर 1 जो बहुत आसान सवाल है उसको लंबी नहीं करेंगे। कह रहे जनाब हमें बताना है इसमें वेक्टर क्वांटिटी कौन सी है। तो हमें पता है डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी या एक्सेलरेशन वेक्टर है, जबकि टाइम, टेम्परेचर, वर्क स्केलर है। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहे हैं किलो वॉट आर। इसको बड़ा ज़रा समझने की ज़रूरत है। फिजिक्स में कभी भी किलो लिखा हो तो किलो का मतलब होता है 1000। कभी भी आर लिखा हो तो आर का मतलब होता है 3600 सेकेंड्स। वॉट्स लिखा है, वॉट्स होती है पावर, पावर होती है जूल पर सेकेंड। तो पावर जूल पर सेकेंड है, टाइम 3600 सेकेंड्स है। सेकेंड से सेकेंड कैंसिल कर लें तो 3.6 और नंबर ऑफ 0 1 2 3 4 5। एक्सपोनेंट 6 लिखूंगा क्योंकि मैंने फर्स्ट डिजिट के बाद डेसिमल लगा दिया है, तो इट बिकम्स 3.6 एक्सपोनेंट 6 जूल। तो बेटा ये वैल्यू आपको याद करने की ज़रूरत है कि 1 किलोवाट आवर जो होता है इट इज़ द यूनिट ऑफ कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। एंड 1 किलोवाट आवर की जो न्यूमेरिकल वैल्यू होती है इट इज़ 3.6 एक्सपोनेंट 6। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 में आ जाएं तो स्टोक्स लॉ जो हमने बहुत सारा पढ़ा है, और स्टोक्स लॉ के अंदर तीन कंडीशंस पढ़ते हैं। पहली कंडीशन पढ़ते हैं कि ऑब्जेक्ट जो मूव कर रहा है किसी फ्लूइड में से वो ज़्यादा आइडियली होता है कि स्मॉल इन साइज हो और स्लोली मूव कर रहा हो, और लिक्विड का जो फ्लो है वो लैमिनार हो। तो स्मॉल स्फेयर, स्लोली मूव करना, और लेमिनार फ्लो, दीज आर आइडियल कंडीशंस फॉर स्टोक्स लॉ। पर इस क्वेश्चन में दो कंडीशंस बताई हुई हैं, इस ऑब्जेक्ट का छोटा होना और स्लो मूव करना। तो जो दी हुई है उसमें से हमने सेलेक्ट कर लिया आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 में हम याद कराना चाहेंगे कि जब कभी इनक्लाइन प्लेन का क्वेश्चन हो, रैम का क्वेश्चन हो, तो रैम का काम होता है किसी ऑब्जेक्ट को नीचे से ऊपर पहुंचा देना। तो जब नीचे से ऊपर पहुंचा रहे होते हैं तो एफिशिएंसी में आउटपुट होता है इस ब्लॉक का टॉप पर पहुंच जाना। इट इज द आउटपुट। रैम का काम है लेस एफर्ट लगाकर किसी ऑब्जेक्ट को एक सर्टेन हाइट तक पहुंचा देना। तो सर्टेन हाइट तक पहुंचाना इट इज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, और ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी आउटपुट एनर्जी होती है। तो एम जी इज द वेट, वेट इज 90 न्यूटन, हाइट, हाइट इज 4 मीटर। तो ये है हमारे लिए आउटपुट एनर्जी। इनपुट क्या होता है सर? इनपुट ये बंदा इस पे फोर्स लगा रहा है, और जब बंदा फोर्स लगाता है तो ये फोर्स इस ब्लॉक के वेट के बराबर नहीं होती, बल्कि वेट के कंपोनेंट के बराबर होती है। तो इस क्वेश्चन में जो फोर्स ये बंदा लगा रहा है वो 90 न्यूटन की फोर्स लगा रहा है, और 90 न्यूटन की फोर्स लगाकर ये ऑब्जेक्ट को कितना डिस्प्लेस कर रहा है। तो जनाब लिखा हुआ है कि 90 न्यूटन की फोर्स डिस्प्लेस करा रही है 10 मीटर। तो 10 मीटर डिस्प्लेस करा रही है, तो 90 इंटू 10 लिखेंगे तो ये बन जाएगा हमारे लिए 900। तो खैर जनाब कैलकुलेट करनी है एफिशिएंसी। एफिशिएंसी होती है आउटपुट एनर्जी डिवाइडेड बाय इनपुट एनर्जी। तो आउटपुट एम जी एच, आउटपुट एम जी एच, एम जी 90 है। तो अगर एम जी एच की बात करें तो मैं गलत आंसर की तरफ लेके जा रहा हूँ आपको, सॉरी। एम जी ये रहा 90 ए ऑप्शन में, एम जी 90। 90 इंटू हाइट, हाइट 10 मीटर की है। इनपुट 200 इंटू, इसमें भी मैं गलती कर रहा हूँ,
तो टोटल गलती हो क्या रही है भाई? रुक जाइए, गलती हो क्या रही है? आउटपुट है एम जी एच, एम जी एच तो हमें नजर आ रहा है जी, एम जी एच है 90 × 10, इट इज द आउटपुट। और इनपुट क्या है? इनपुट है 90 न्यूटन की फोर्स 10 मीटर तक जाना। 90 न्यूटन की फोर्स, 90 न्यूटन। मैं जो गलती कर रहा हूँ वो गलती ये है, वेट जो है ना इसका 90 नहीं है यार, क्या हो गया मेरे दिमाग को? वेट 90 नहीं है भाई, वेट 90 नहीं है। वेट छुपा हुआ है सर, वेट ये रहा, वेट है 200 न्यूटन। वेट है 200 न्यूटन, 4 मीटर की हाइट तक लेके जा रहा हूँ। इट इज आउटपुट एनर्जी। और इनपुट एनर्जी में 90 न्यूटन की फोर्स 10 मीटर तक इसको लेके जा रही है। इसलिए 200 × 4 डिवाइडेड बाय 90 × 10। सवाल आसान था लेकिन मैंने ये वेट मेरी नज़रों में नहीं आगे दे रहा और मैंने वेट 90 ले लिया। वेट 90 नहीं है, 90 इज द फोर्स, वेट है 200। तो 200, 200 वेट, हाइट 4 मीटर, इट इज आउटपुट। 90 न्यूटन की फोर्स, 10 न्यूटन डिस्प्लेसमेंट। ठीक है। अलबत्ता आपको थोड़ा जगाना चाहेंगे और जगाने के लिए कोई सवाल इसमें से ज़बरदस्ती का बनाना चाहेंगे। अब्दुल मोमिन आपसे हमारा सवाल है बेटा। अब्दुल मोमिन, अगर मैं आपसे कहूँ कि इनक्लाइन प्लेन एंगल बना रही है थीटा, ठीक है जनाब। अच्छा, इस ऑब्जेक्ट का वेट है 200 न्यूटन और इस पे फोर्स लगाना पड़ रही है 90 न्यूटन। 90 न्यूटन फोर्स लगाना पड़ रही है नीचे से ऊपर ले जाने के लिए। अब्दुल मोमिन, क्या आप मुझे थीटा निकाल के बता सकते हैं? थीटा निकालने के लिए फॉर्मूला क्या लगाएंगे? 200, 200 इंटू। अच्छा चलिए, सिर्फ ये बताएं, फिर मैं आपकी बात समझ गया हूँ। ये वेट है, वेट का जो कंपोनेंट होता है जो यहाँ पे एक्ट कर रहा होता है, जो उसको नीचे ले जाने की कोशिश कर रहा होता है, तो बताइए वेट का कौन सा कंपोनेंट होता है जो इंक्लाइन प्लेन पर बॉडी को स्लाइड डाउन कराने की कोशिश करता है? एम जी साइन थीटा या एम जी कॉस थीटा? सिर्फ ये पूछना चाह रहा हूँ। साइन थीटा, ठीक है ना, एम जी साइन थीटा। अब जब ये एम जी साइन थीटा है तो दर हकीकत ये जो 90 न्यूटन की फोर्स है, ये 90 न्यूटन एम जी साइन थीटा है। ठीक है जनाब। तो आप भी कुछ ऐसे ही कह रहे थे लेकिन आप कॉस थीटा बोल रहे थे, इसलिए मैं आपकी बात पे थोड़ा रुक गया। हाँ अब्दुल मोमिन बताइए, आप कॉस थीटा किस लिहाज से सोच रहे थे? अच्छा 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 अच्छा, ठीक है ठीक है, मैं वहां तक पहुंच गया, मैं वहां तक पहुंच गया। ठीक है ना। अब तो ये एम जी साइन थीटा है और एम जी साइन थीटा इसका स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट, स्लाइडिंग कॉम्पोनेंट है। अच्छा जी, उसके बाद आ जाइए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहे हैं न्यूटन का थर्ड लॉ की बात करना है। और थर्ड लॉ में जब किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्सेस एक्ट होती हैं तो वो फोर्सेस जो होती हैं वो ऑब्वियसली सेम टाइम में लगती हैं। एक्शन रिएक्शन सेम टाइम में होता है। अपोजिट डायरेक्शन में लगती हैं, डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स पे लगती हैं। हमेशा एक्शन रिएक्शन दो दो ऑब्जेक्ट के बिटवीन में होगी, सेम मैग्नीट्यूड में होती हैं। सिर्फ इसमें जो बात नॉट करेक्ट है वो है सेम डायरेक्शन। एक्शन रिएक्शन सेम डायरेक्शन में नहीं होता। तो ये सवाल बहुत आसान है कि थर्ड लॉ ऑफ मोशन में अपोजिट डायरेक्शन में एक्शन रिएक्शन होते हैं, इसलिए इसमें कोई वाकई मुश्किल बात नहीं है। अलबत्ता इस वाले क्वेश्चन में हम आपको एक बात समझाना चाहेंगे कि अगर किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर से ड्रॉप कर रहे हो तो ड्रॉप करते वक्त इनिशियल वेलोसिटी 0 होती है पर एक्सेलरेशन 9.8 ही होता है। इसी तरह किसी ऑब्जेक्ट को नीचे से आप ऊपर थ्रो कर रहे हो, इनिशियल वेलोसिटी 0 ही होती है। ठीक है जनाब, इनिशियल वेलोसिटी 0 ही होती है लेकिन एक्सेलरेशन जो होता है वो 9.8 ही होता है। ठीक है जनाब। अच्छा, इस क्वेश्चन में आ जाइए। अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, विच ऑफ टेबल करेक्टली डिस्क्राइब मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन एंड मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन एट मैक्सिमम हाइट। अलबत्ता इसके अंदर मुझे एक थोड़ा सा ऑब्जेक्शन ये है जो 9702 में मुझे नहीं कभी भी फील हुआ कि भाई आप ये बात क्लियर तो कर दें कि एयर है या नहीं है। ठीक है जनाब। जब आप ये बात बताते नहीं है कि एयर है या नहीं है तो नेचुरली तो एयर होती है, और अगर मैं एयर लेके चलूँ तो मैं इसका आंसर इसमें से नहीं पकड़ पाऊंगा। ठीक है। तो खैर, अभी खैर काम की बात जनाब ये है कि इसमें हम इस वाले एजम्पशन पे जा रहे हैं कि कोई एयर नहीं है। और जब एयर नहीं होती तो इनिशियल एक्सेलरेशन भी 9.8 होता है, फाइनल एक्सेलरेशन भी 9.8 होता है, और 9.8 रिमेन्स कांस्टेंट
व्हेन देयर इज नो एयर। और अगर एयर आ जाए ना तो आपको पता है टर्मिनल वेलोसिटी वाले इफेक्ट्स आ जाते हैं, और फिर एक्सेलरेशन 9.8 कांस्टेंट नहीं रहता। इनिशियल भले से 9.8 होगा, लेकिन ऊपर पहुंचते पहुंचते जीरो हो जाएगा। तो अब्दुल मोमिन, क्या आप मेरी इस बात की टेक्निकल बात तक पहुंच रहे हैं कि इन्हें इस क्वेश्चन में बताना चाहिए कि एयर है या नहीं? अगर एयर नहीं है तो 9.8 ही रहता है शुरू से आखिर तक, लेकिन अगर एयर होगी तो मैक्सिमम हाइट पर पहुंच के एक्सेलरेशन जीरो हो जाता है। तो ये बड़ा गलत इन्होंने काम किया। अलबत्ता मैं मार्किंग स्कीम पे एक नज़र मार लूँ। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर उन्होंने लिखा हुआ है ए। अरे है, 6 का आंसर ही इन्होंने लिखा हुआ है ए। 6 का आंसर ए। को गलत, आप गलत पेपर तो नहीं खोल लिया मैंने? ये गलत खोल लिया मैंने, जो गलत खोल लिया। रुकिए रुकिए, हम लोग जो कर रहे हैं। अच्छा, ये वाली मार्किंग स्कीम मेरे ख्याल में मेरे पास है ही नहीं। ये मैं A2 वालों की अभी थोड़ी देर पहले फिजिक्स पढ़ा रहा था, एडेक्सेल की ही है। उसका पेपर खुला हुआ है और वो भी 2019 है। अच्छा जी, ज़रा यार ऐसा करते हैं, मैं इसकी मार्किंग स्कीम आपके साथ शेयर कर लेता हूँ, और अगर मैं कहीं गड़बड़ करूँ तो मुझे बताइएगा। हाँ हाँ, बोले बोले। हाँ, मेरे ख्याल में तो सी है। ठीक है ना, मेरे ख्याल में सी है। अच्छा, पर मैंने मार्किंग स्कीम। अच्छा, मैं इसकी भी वजह अगर एयर नहीं है ना, अगर एयर नहीं है तो विदाउट एयर, ठीक है जनाब, एक्सेलरेशन ऑफ फ्री फॉल चेंज होता ही नहीं है। इट रिमेन्स कांस्टेंट। एक्सेलरेशन की वैल्यू कांस्टेंट लेते हैं अगर एक्सेलरेशन की वैल्यू कांस्टेंट लेते हैं अगर एयर नहीं हो। हाँ बेटा जकी, ये वाली बात समझ रहे हैं, अगर एयर नहीं हो। अब इस क्वेश्चन में उन्होंने इस वाली बात को क्लियर किया ही नहीं है कि यार एयर है भी या नहीं है। ये भी तो मसला है ना। तो इसलिए मैं मुझे इस आंसर के ऊपर ऑब्जेक्शन है। खैर, मैंने बेटा ग्रुप के अंदर इसकी मार्किंग स्कीम शेयर कर दी है। अगर आप नज़र मार लेंगे तो अच्छी बात हो जाएगी। और आप मुझे बता रहे हैं कि इसका आंसर। दोबारा बोले। फिर कहाँ भेज दिया मैंने? मैंने, नहीं नहीं अब्दुल्ला को नहीं, ये बात देखे ना, ऊपर वाले ग्रुप में भेजा है। ये रहा देखिए, ये रही ना, आपके वाले ग्रुप में थे। अच्छा, ये अब्दुल्ला वाले में भी मैंने भेजा, देखिए दोनों में भेजा। अच्छा, अब्दुल्ला के मैंने नंबर पे भेज दिया है। अच्छा अच्छा अच्छा, सॉरी भाई। चलो बेटा, ये आ गया आपके पास, ठीक है। अब जरा इस पे भी नजर मार लीजिएगा। हाँ हाँ। अच्छा जनाब, बात ये हो रही थी कि अगर एयर ना हो, जकी बेटा ये वाली बात आप जहन में रखोगे। एयर अगर नहीं है तो थ्रू आउट द मोशन वी कंसीडर एक्सीलरेशन रिमेन कांस्टेंट, दैट इज 9.81। आंसर भी 9.81 है। पर मुझे एडेक्सेल वालों पे अफसोस है कि उन्होंने यहाँ पर ये बात नहीं मेंशन की कि एयर है या नहीं, क्योंकि अगर एयर होगी तो फिर आंसर में गड़बड़ हो जाएगी। अच्छा जी, उसके बाद आ रही है क्वेश्चन नंबर 7। कह रहे जनाब, स्प्रिंग, कोई वायर है, वायर की ओरिजिनल लेंथ 50 सेंटीमीटर है, लोड लटकाया, एक्सटेंशन 2 मिलीमीटर हो गई। स्ट्रेन पूछ रहे हैं। स्ट्रेन का फार्मूला बेटा जकी अब आप ही बताते हैं, व्हाट इज फार्मूला ऑफ स्ट्रेन? अभी अभी स्ट्रेन हम लोग पढ़ कर आए हैं भाई। एक्स ओवर, अब ये एक्स है और ये लेंथ है, तो ऊपर क्या लिखूं नीचे क्या लिखूं, जल्दी से वैल्यू बताइएगा। एक्सटेंशन, ये एक्सटेंशन है, ये लेंथ है, लेकिन दोनों की यूनिट सेम होना चाहिए, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ, वरना कोई खास मुश्किल बात नहीं है। दोनों की यूनिट सेम होना चाहिए, वो सेंटीमीटर है वो मिलीमीटर है, तो क्या करूं बताइए? हाँ बताएं तो कितना हो जाएगा सेंटीमीटर, मुझे क्या पता, आप बताएं। 0.2 सेंटीमीटर हो जाएगा, बिल्कुल सही बात है। तो ये 0.2 सेंटीमीटर हो जाएगा, नीचे 50 सेंटीमीटर हो जाएगा। डिवाइड करके आंसर निकाल लोगे, मैं डिवाइड नहीं करना चाह रहा। अच्छा जी, उसके बाद आ गए इस पे क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 को जब मैं समझाता हूँ ना, तो क्वेश्चन नंबर 8 में मैं कुछ थोड़ी सी लंबी करता हूँ। और वो जो मैं लंबी कर रहा हूँ, उसको मैंने देखा है कि एडेक्सेल बोर्ड की मार्किंग स्कीम में इस तरह से वो एक्सप्लेन करते ही नहीं है, और बड़े आराम से आंसर कह के निकल जाते हैं। अच्छा, मैं आपको जरा एक ज्यादा ऑथेंटिक मेथड पढ़ाना चाह रहा हूँ, गौर से सुनिएगा। कह रहे जनाब, सारे के सारे ग्राफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के, और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है mgh। ठीक है जनाब। अच्छा, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी वाई एक्सिस पर है,
एक्स एक्सिस पे हाइट नहीं है, एक्स एक्सिस पे टाइम है। और अगर एक्स एक्सिस पे टाइम है तो इस हाइट को, और इस हाइट को मैं डिस्टेंस भी लिख सकता हूँ, इस डिस्टेंस को मैं कहूंगा रिप्लेस कीजिए ऐसी इक्वेशन से जिसमें टाइम आ जाए, जिसमें टाइम आ जाए। तो आप कहेंगे सर इस इक्वेशन में बॉल को ऊपर से ड्रॉप कराया है, और जब बॉल को ऊपर से ड्रॉप कराते हैं ना, तो आपको पता है इनिशियल वेलोसिटी जीरो होती है। तो डिस्टेंस बराबर हो जाएगा, अच्छा सॉरी सॉरी मैं गलती कर रहा हूँ, टाइम लाना है मुझे, टाइम लाना है जी, टाइम, टाइम लाना है। तो एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इनिशियल वेलोसिटी जीरो है, तो सर एस की जगह आ जाएगा हाफ जी टी स्क्वायर। अब जो बात मैं कहना चाह रहा हूँ ना बेटा अब्दुल मोमिन, जरा समझने की कोशिश कीजिएगा बेटा। मास कांस्टेंट रहता है, जी कांस्टेंट है, जी कांस्टेंट है, ये सब कुछ कांस्टेंट है। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू टी स्क्वायर। अब याद रखिएगा, अगर दो क्वांटिटीज का रिलेशन लीनियर हो, अगर लीनियर रिलेशन होता, टी पे स्क्वायर नहीं होता, तो इन दोनों का ग्राफ स्ट्रेट लाइन में से होता। लेकिन अगर टी पर स्क्वायर है तो जनाब पोटेंशियल एनर्जी और टाइम का रिलेशन लीनियर नहीं है, बल्कि क्वाड्रेटिक है। और जब क्वाड्रेटिक होता है तो मैथमेटिक्स के बच्चे जानते हैं, इसको हम लोग कहते हैं पैराबोला। तो पैराबोला चलो ना कहो, ये कहो कर्व बनेगा। तो पोटेंशियल एनर्जी और टाइम का ग्राफ स्ट्रेट लाइन नहीं होगा, कर्व होगा। अब कर्व दो हैं, इन दो कर्व में बताइए बॉल ऊपर से नीचे आ रही है, जब नीचे आ रही है, ड्रॉप नीचे आ रही है, तो पोटेंशियल एनर्जी कम हो रही है। तो देखिए पोटेंशियल एनर्जी कम हो रही है, कम हो रही है, कम हो रही है, कम हो रही है। टॉप पर, सॉरी, कम होते होते जब जमीन को हिट करेगी तो जीरो, और फिर ऊपर जा रही है, बढ़ 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 रही है। इसलिए इसका आंसर ये होगा। और ये वाली टेक्निक मैं खाली इस सवाल में नहीं लगाऊंगा, मैं आगे के ग्राफ में भी ये टेक्निक में बार बार लगाऊंगा। मैं अपनी बात रिपीट करना चाह रहा हूँ, और जकी बेटा आपसे कहलवाना चाह रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है आप भी मैथ के स्टूडेंट हैं। जकी बेटा सुनना, सर जब दो क्वांटिटीज के दरमियान ग्राफ स्टडी करते हैं, तो उन दोनों के दरमियान फॉर्मूले में देखते हैं रिलेशन कैसा है। अगर दोनों वेरिएबल लीनियर होते, टाइम पे स्क्वायर नहीं होता, तो इसका ग्राफ बनता है स्ट्रेट लाइन। लेकिन सर जब टाइम पे स्क्वायर है तो इट इज पैराबोला, इट इज कर्व। इसलिए आपने स्ट्रेट लाइन वाले ग्राफ को कट कर दिया और कर्व वाले ग्राफ को एक्सेप्ट कर लिया, और फिर उसमें से आंसर ए ढूंढ लिया। हाँ जकी, हमें सिर्फ ये बताइए कब ग्राफ स्ट्रेट लाइन होता है और कब ग्राफ कर्व होता है, जकी। सही बात है, सही बात है। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहे हैं कि एफ इक्वल टू के एक्स, और यंग मॉडुलस होता है स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन, फोर्स पर यूनिट एरिया, एक्सटेंशन पर यूनिट लेंथ, वगैरह वगैरह। अब क्वेश्चन यार ये है कि यंग मॉडुलस मटेरियल कांस्टेंट है या ऑब्जेक्ट कांस्टेंट है। तो पहली बात तो सर ये मटेरियल और मटेरियल कांस्टेंट और ऑब्जेक्ट कांस्टेंट होता क्या चीज़ है, तो गौर से सुने। ऐसे कांस्टेंट जो सिर्फ मटेरियल की नेचर पे डिपेंड करते हैं, दे आर कॉल्ड मटेरियल कांस्टेंट। क्या मतलब, कोई रॉड है वो आयरन की है, कोई दूसरी रॉड है जो कॉपर की है, तो दोनों का मटेरियल डिफरेंट है, दोनों का यंग मॉडुलस डिफरेंट होगा। ठीक है। अच्छा, अब कॉपर की रॉड आप किसी भी शेप की ले लें, कॉपर की रॉड आप किसी भी साइज की ले लें, अगर वो मटेरियल कॉपर है तो पूरी दुनिया में कॉपर के लिए यंग मॉडुलस की वैल्यू एक ही होगी। तो ऐसा कांस्टेंट जिसकी वैल्यू सिर्फ मटेरियल की नेचर पर डिपेंड करती है, साइज और शेप बदलने से कोई फर्क नहीं पड़ता, उसे कह देते हैं मटेरियल कांस्टेंट। अब आ जाइए स्प्रिंग कांस्टेंट पे। सर स्प्रिंग कांस्टेंट जो है ना, वो ऑब्जेक्ट कांस्टेंट है। ऑब्जेक्ट कांस्टेंट का क्या मतलब है, ऐसा कांस्टेंट जो मटेरियल पर भी डिपेंड करता है, लेकिन मटेरियल के अलावा साइज और शेप बदलने से भी उसके कांस्टेंट की वैल्यू चेंज हो जाती है। क्या मतलब, एक स्प्रिंग है, इस स्प्रिंग के लिए के की वैल्यू 100 है, मैंने इस स्प्रिंग को बीच में से काट के आधा आधा कर दिया। जब मैंने स्प्रिंग को काट के आधा कर दिया,
तो मटेरियल अभी भी वही है, मटेरियल अभी भी वही है, लेकिन जब मैं इसको काट के आधा कर दूंगा ना, तो इन दोनों के लिए स्प्रिंग कांस्टेंट की जो वैल्यू होगी ना, वो चेंज हो जाएगी। अब वो मुझे याद नहीं आ रहा के अपॉन टू हो जाएगी या टू के हो जाएगी। मैं अभी इस बात पे कुछ बोलते हुए डर रहा हूँ, मेरे दिमाग में सीक्वेंस से बन नहीं पा रही। लेकिन ये बता रहा हूँ कि अगर किसी स्प्रिंग को दो पीसीज में कट कर दोगे, तो अब ये उतना ज्यादा एक्सटेंशन शो नहीं करेंगे, ज्यादा एक्सटेंशन शो नहीं करेंगे, एक्सटेंशन कम करेंगे, तो के की वैल्यू डबल हो जाएगी। मैंने, अब मुझे याद आ गया पक्की बात, दोनों के लिए के की वैल्यू टू के हो जाएगी। तो अगर मैं स्प्रिंग को काट दूं तो टू के हो जाएगा, और अगर स्प्रिंग की लेंथ बढ़ा दूं तो के अपॉन टू हो जाएगा। तो मतलब ऐसा कांस्टेंट जो मटेरियल पर भी डिपेंड करे, लेकिन साइज और शेप पर बदलने से उसकी वैल्यू बदल जाती हो, तो इट इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट कांस्टेंट। तो इस वाली बात में भी लर्निंग है, और वो लर्निंग ये है कि जो के होता है, सर के इज ऑब्जेक्ट कांस्टेंट, और जो यंग मॉडुलस है, इट इज अ मटेरियल कांस्टेंट। सो द राइट आंसर इज डी। ठीक है जी। अब्दुल मोमिन, आप हमें बताइए, ये मटेरियल कांस्टेंट क्या चीज है और ऑब्जेक्ट कांस्टेंट क्या चीज है? Abdul Momin, what is the meaning of material constant and object constant? The constant whose value depends only on material nature and not change with size or shape, it is called material constant. और ऑब्जेक्ट कांस्टेंट वो होता है जो मटेरियल से भी बदलेगा, लेकिन अगर साइज और शेप बदलूंगा तो उससे भी चेंज हो जाएगा। अच्छा जी, आ जाइए नाउ क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर कह रहे हैं जनाब कि दो ब्लॉक्स हैं, दोनों ब्लॉक्स को जब मैंने बैलेंस पे रखा है, तो आप गौर कीजिए दोनों के लिए जो मास की वैल्यू है वो सेम आ रही है। दोनों के लिए मास की वैल्यू सेम आ रही है, ऑल्दो कि ये स्मॉल क्यूब है और ये लार्ज क्यूब है, पर दोनों का मास इक्वल है, लेकिन दोनों की डेंसिटीज में डिफरेंस है। सवाल है, बताइए दोनों की डेंसिटी में क्या रिलेशन है? तो आइए रिलेशन डिस्कस करते हैं। कहते हैं जनाब, अगर मैं स्मॉल क्यूब की बात करूं, तो स्मॉल क्यूब की डेंसिटी डेंसिटी होती है मास अपॉन वॉल्यूम। इसकी एक डायमेंशन एक्स है, तो इसका वॉल्यूम हो जाएगा एक्स क्यूब। तो मास इज इक्वल्स टू डेंसिटी ऑफ स्मॉल क्यूब इनटू एक्स क्यूब। ठीक है ना? अब ये आ गई हमारे पास मास की वैल्यू। अब इधर आ जाइए, कह रहे जनाब ये जो लार्ज वाला क्यूब है, इसका भी मास वही है, पर उसका साइज है 1.5, इसलिए इसका वॉल्यूम बनेगा 1.5 एक्स होल क्यूब। और जब इसमें से भी मास को सब्जेक्ट बनाओगे, तो ये शक्ल बन जाएगी 1.5 एक्स का होल क्यूब। अब दोनों के मासेस इक्वल है, तो दोनों के मासेस को इक्वेट कर लीजिए। और जब दोनों के मासेस को इक्वेट करोगे, तो डेंसिटी ऑफ लार्ज इंटू 1.5 एक्स होल क्यूब इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ स्मॉल इंटू एक्स क्यूब। अब दोनों तरफ बेटा एक्स क्यूब तो कैंसिल होना ही है, अलबत्ता जो डेंसिटी का रिलेशन है, वो डेंसिटी ऑफ लार्ज, इसमें सबको उसने लार्ज को सब्जेक्ट बनाया है, ये हो गया 1.5 का क्यूब इंटू डेंसिटी ऑफ स्मॉल क्यूब। और जब आप इसको पूरा सॉल्व करोगे, तो इसका आंसर डी आना चाहिए। मैं अभी सॉल्व नहीं कर रहा, मैं डायरेक्ट मार्किंग स्कीम मैंने नज़र मारी है, आंसर डी है। और आप इसको कैलकुलेटर से सॉल्व कर लीजिएगा, तो इट शुड बी 0.3 इंटू डेंसिटी ऑफ स्मॉल स्फेयर। तो दोनों क्यूब्स की डेंसिटी डिफरेंट थी, मास सेम थे, दोनों के मास को इक्वेट किया, और ये रिलेशन हमने ड्राइव कर लिया। अच्छा जी, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में काइनेमेटिक्स के ग्राफ हैं। काइनेमेटिक्स के ग्राफ के अंदर कह रहे हैं कि वेलोसिटी का ग्राफ दिया हुआ है, आप एक्सेलरेशन पर कमेंट्री करें। एक्सेलरेशन पे कमेंट्री करनी है, और खाली कमेंट्री नहीं करनी, बल्कि कैलकुलेशन भी करनी है। हमने कहा अच्छा जी, कैलकुलेशन कर लेते हैं। कैलकुलेशन अगर हम आपसे कहें कि अगर आप गौर करें, तो ये जो ग्राफ है वो यहाँ से यहाँ तक एक ही ग्रेडियंट का है, और ये टाइम है फर्स्ट 9 सेकेंड के लिए। तो अगर मैं आपसे कहूँ कि फॉर फर्स्ट 9
सेकेंड्स, देयर इज कांस्टेंट एक्सेलरेशन, और वो जो कांस्टेंट एक्सेलरेशन है उसे कैलकुलेट भी कर ले। तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है v माइनस यू अपॉन टी। v कितना होगा? तो v के लिए अगर हम देखें तो 10 के ऊपर ये 12 और ये 14 नंबर है, तो फाइनल वेलोसिटी है बेटा 14, इनिशियल वेलोसिटी 0, टाइम है बेटा 9 सेकेंड्स का। और जब आप इसका एक्सेलरेशन कैलकुलेट करते हो तो इसका एक्सेलरेशन आ जाता है आई थिंक 1.6। एक्सेलरेशन इसका आ रहा है 1.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो हमने डिस्क्रिप्शन भी दे दी कि फर्स्ट 9 सेकेंड में कांस्टेंट एक्सेलरेशन है। अच्छा, उसके बाद ग्राफ को और देखें, तो अब आपको ग्राफ का ये वाला पोर्शन में बोलूंगा, ये वाला पोर्शन, इस ग्रीन पोर्शन में वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है। अगर वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है तो ये डीसेलेरेशन में आता है। और ये डीसेलेरेशन कहाँ से कहाँ तक हो रहा है? तो ये 9 सेकेंड है, ये 11 सेकेंड है, ये 12 मान सकते हैं 12 है, ऑल्दो कि थोड़ा सा 12 से पीछे जा रहा है, पर 9 टू 12 बात करना चाह रहा हूँ। तो मैंने लिखा जनाब 9 टू 12 सेकेंड्स। ठीक है जनाब, देयर इज कांस्टेंट डीसेलेरेशन, क्योंकि स्पीड कम हो रही है, कांस्टेंट डिसेलेरेशन है, स्पीड कम हो रही है। कितना डिसेलेरेशन है? तो नाउ इनिशियल वेलोसिटी 14 है, ठीक है ना, इनिशियल वेलोसिटी 14 है, फाइनल वेलोसिटी 0 पर आ गई है। 0 माइनस 14, और टाइम 9 टू 12 की बात करेंगे तो 3 सेकेंड है, ठीक है ना। तो 14 को आप 3 से डिवाइड कर लीजिएगा तो कोई एक्सेलरेशन की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है ना। अच्छा, उसके बाद 12 से लेकर यहाँ तक की बात करूँ तो 15 और 20 के बिटवीन में 17.5 सेकेंड होते हैं। तो कोई बच्चा बताएगा अगर क्लास में बच्चा बैठा हुआ कोई हो, क्योंकि मुझे नहीं लग रहा, अब्दुल्ला भी एब्सेंट है, अब्दुल मोमिन भी अभी रिप्लाई नहीं कर पा रहे, जकी कहीं गए हुए हैं। कोई बच्चा है बेटा क्लास में इसमें? हाँ बेटा अच्छा जी, आप आ गए। अच्छा बेटा वर्षा, आप हमें ये बताइए कि ये जो ग्राफ नीचे वाला है, सिर्फ ये बता दो, नीचे वाला ग्राफ वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है डिक्रीज हो रही है? इंक्रीज हो रही है, बिल्कुल सही आपने बताया। एक बात, दूसरी बात ये बताइए वर्षा, ग्राफ एक्स एक्सिस के नीचे चला जाए तो उसका क्या मतलब होता है? अरे, पहले सही बता, क्या गलत कर दिया बेटा? पहले तो आपने बताया वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, जब वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव हो गया। इंक्रीज हो रही है ना बेटा वेलोसिटी, आप ही ने तो बताया वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है। अगर वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, पॉजिटिव एक्सेलरेशन को आप डिसेलरेशन खुद ही बोल रही हैं। ठीक है, दोबारा सुनिए, वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, एक्सेलरेशन पॉजिटिव है। सवाल मेरा ये है कि अगर ग्राफ वेलोसिटी का पहले एक्स एक्सिस के ऊपर था, अब एक्स एक्सिस के नीचे चला गया, तो ये किस बात को शो करता है? जी बेटा वर्षा। हाँ, अब साहब ने सही जुमला बोला है। ठीक है जनाब, सर उसने ना अपनी डायरेक्शन रिवर्स कर ली है, डायरेक्शन रिवर्स हो गई है। ठीक है, तो 12 टू 17 सेकेंड, वेलोसिटी इंक्रीजिंग इन अपोजिट डायरेक्शन। ग्राफ का नीचे चले जाना अपोजिट डायरेक्शन को शो करता है। ठीक है ना, ग्राफ का नीचे चले जाना अपोजिट डायरेक्शन को शो करता है। और चाहे तो डी एक्सेलरेशन निकाल के भी दिखा दीजिएगा, वही फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। अच्छा जी, अब आ जाइए, ये क्या चीज़ है? सर ये चीज़ कुछ यूँ है कि मुझे तो ये सवाल देख के ऐसा लगता है कि हम इस क्वेश्चन में आपको पढ़ा रहे हैं, कोई प्रैक्टिकल करा रहे हैं, ठीक है ना। और प्रैक्टिकल करा रहे हैं, और प्रैक्टिकल जब कराते हैं तो प्रैक्टिकल की लैब में वेलोसिटी कैलकुलेट करने का एक डिवाइस होता है जिसको बोलते हैं लाइट गेट। अब वो लाइट गेट कैसा होता है, तो ये उसका बहुत उन्होंने अच्छा एक वो वीडियो सी बनाई हुई है, देखिएगा। ये कार है, कार को यहाँ से छोड़ेंगे, इनिशियल वेलोसिटी 0 है। ये कार जब इस लाइट गेट में से गुजरेगी, ये जो ऊपर चीज लगी हुई है कंप्यूटर के साथ कनेक्टेड है, इट इज कॉल्ड लाइट गेट। तो जब ये लाइट गेट से पास होती है, देखिए ये बहुत तेज गई है, ठीक।
तो जब ये लाइट गेट में से पास करती है तो लाइट गेट में से पास करते हुए ये लाइट को थोड़े से टाइम के लिए इंटरप्ट करती है। तो अगर मुझे इस वुडन रॉड की लेंथ पता हो, फॉर एग्जांपल ये वुडन रॉड 5 सेंटीमीटर की है, ठीक। और जब मैं इस रॉड को छोड़ता हूँ और ये रॉड इस लाइट गेट के अंदर से एंटर हो रही होती है, तो जैसे ही ये एंटर होगी तो इसके साथ जो टाइमर लगा हुआ है ना, वो टाइम नोट करना शुरू कर देगा। और ये रॉड ग्रेजुअली नीचे जाते 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 जब पूरी की पूरी नीचे पास कर जाएगी, तो इस रॉड ने इस लाइट गेट में जितने टाइम तक लाइट को इंटरप्ट किया होगा, फॉर एग्जांपल लाइट को इसने 2 मिली सेकेंड के लिए इंटरप्ट किया, तो 5 सेंटीमीटर इसका डिस्टेंस हो गया, 2 मिली सेकेंड इसका टाइम हो गया, और डिस्टेंस को टाइम से डिवाइड कर दें तो इट बिकम्स वेलोसिटी। तो कहना ये चाहता हूँ कि जनाब, ये लाइट गेट एक ऐसा डिवाइस है जो अपने अंदर से गुजरने वाली वुडन रॉड की स्पीड बता सकता है। पर स्पीड हम यहाँ नहीं लिखेंगे, इसमें लिखा हुआ है, इसके साथ लगा हुआ है टाइमर। जो अभी मैंने आपको यूट्यूब की वीडियो दिखाई उसमें तो कंप्यूटर लगा हुआ था, डेटा एनालॉगर लगा हुआ था, डेटा लॉगर लगा हुआ था, जो स्पीड बता रहा था। इस एक्सपेरिमेंट में हम ये नहीं बोल रहे स्पीड बता रहे हैं, वो हमें टाइम बता रहा है। और ये टाइम हमें इस बात का बता रहा है कि कितनी देर तक वुडन रॉड इस लाइट गेट के अंदर से पास कर रही है। जितनी देर तक वुड रॉड लाइट गेट के अंदर से पास कर रही होगी, उस टाइम को मेजर करके ये हमें बता देगा। और उस टाइम को रॉड की लेंथ से डिवाइड कर दूंगा तो मुझे इसकी स्पीड पता चल जाएगी। तो मैंने बेटा एक हल्का सा इंट्रोडक्शन देने की कोशिश की है कि लाइट गेट का काम क्या है। सर, लाइट गेट का काम है स्पीड बता देना। पर स्पीड नहीं, यहाँ पे टाइमर लगा हुआ है, तो मैं कहूँगा लाइट गेट का काम है कि कितनी देर तक इस वुडन रॉड ने लाइट को इंटरप्ट किया थ्रू लाइट गेट। उस टाइम से हम स्पीड कैलकुलेट कर लेंगे, वो एक अलग बात है। अब जरा क्वेश्चन में आ जाए। क्वेश्चन क्या है सर? क्वेश्चन ये है कि स्टूडेंट ने ये वाली इक्वेशन यूज करनी है, पक्का बता दिया, ये इक्वेशन यूज करनी है। इनिशियल वेलोसिटी जीरो होगी। सर, अब इनिशियल वेलोसिटी जीरो होगी तो ये वाला फैक्टर यूज होगा ही नहीं। आपने ग्राफ भी बनाना है, और ग्राफ बनाकर ए की वैल्यू निकालनी है, और वो जो ए की वैल्यू होगी उसी का नाम यहाँ पे रख देंगे जी। जी होगा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो कह रहे हैं आइए इस एक्सपेरिमेंट को शुरू करते हैं। इस एक्सपेरिमेंट को शुरू करने में कह रहे हैं कि आपको कुछ एडिशनल बातें भी पहले से पता होना चाहिए एक्सपेरिमेंट शुरू करने से पहले। तो कौन सी एडिशनल मेजरमेंट है जो स्टूडेंट को ले लेना चाहिए? तो अभी बेटा मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया कि स्पीड कैलकुलेट करने के लिए मुझे चाहिए डिस्टेंस अपॉन टाइम। और डिस्टेंस होगा दर हकीकत इस वुडन रॉड की लेंथ, क्योंकि यही लेंथ वो डिस्टेंस होगा जो लाइट गेट में से पास करते हुए लाइट को इंटरप्ट कराएगा। तो सबसे पहला काम क्या करें? लिखिएगा बेटा, मेजर दी लेंथ ऑफ रॉड। हमें लेंथ ऑफ रॉड पता होना चाहिए। और कह रहे हैं जनाब एडिशनल मेजरमेंट लेनी है, तो मेजरमेंट ये होगी कि रॉड की लेंथ मेजर कर लेंगे, नंबर वन। नंबर टू, अच्छा ये लेंथ हमारे लिए स्पीड कैलकुलेट करने में हेल्प करेगी। नंबर टू, जब मैं इस रॉड को ऊपर से गिराऊंगा तो ये रॉड ऊपर से नीचे आते वक्त डिस्टेंस कवर करेगी। ये जितना डिस्टेंस कवर करेगी उस डिस्टेंस को मैं बोलूंगा हाइट। कितनी हाइट से मैं वुडन रॉड को ड्रॉप कर रहा हूं? तो बेटा ये वाली बात भी नोट कर लीजिएगा कि मेजर दी हाइट ऑफ वुडन रॉड, वुडन रॉड ड्रॉप अबव दी लाइट गेट। ठीक है ना? तो हमें वो हाइट भी मेजर करनी है वुडन रॉड की जहां से आप ड्रॉप कर रहे हो लाइट गेट के ऊपर से। तो लाइट गेट के कितने ऊपर से आप ड्रॉप कर रहे हो,
आपको वो वाली हाइट भी मेजर करनी है। ये दो एडिशनल चीजें जो कि आपको पता होना चाहिए, और वो भी हमने दोनों बातें इसी इक्वेशन को देख के डिसाइड करवाई है कि हमें वेलोसिटी कैलकुलेट करना है तो वेलोसिटी के लिए डी चाहिए, टू कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना है, एस एस दर हकीकत हाइट है। अच्छा जी, अब हम करेंगे क्या सर, हम करेंगे ये कह रहे हैं नीचे रखिए, कह रहे हैं डिस्क्राइब द वेलोसिटी v of the wooden rod as it passes through the light gate can be determined accurately। वेलोसिटी को कैसे कैलकुलेट करेंगे, खाली वेलोसिटी की बात कर रहा है अभी। तो वेलोसिटी को कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे, तो जरा सुनिएगा। वेलोसिटी इक्वल टू लेंथ ऑफ रॉड डिवाइडेड बाय टाइम। ठीक, अब टाइम कौन सा, तो वो मैं आपको लिखने बताने जा रहा हूँ। एज द वुडन रॉड passes through light gate, it stops या interrupts the light, it is measured by timer connected by light gate। ठीक है ना, तो लाइट गेट से हमने असल में टाइम कैलकुलेट करना है। और जब टाइम आ जाएगा तो एक्सपेरिमेंट कभी भी इस तरह का करते हैं तो एक दफा नहीं करते, उसको दो दफा करते हैं और फिर उसकी एवरेज ले लेते हैं। ठीक है जनाब, तो अब आप क्या करेंगे, रिपीट दिस मेथड। अच्छा नीचे और लाइनें नहीं दी हुई, रिपीट द प्रोसीजर एंड टेक एवरेज। ठीक है जनाब, तो वेलोसिटी कैलकुलेट करने का फॉर्मूला, लेंथ ऑफ रॉड पहले कैलकुलेट कर चुके हैं, वुडन रॉड को ड्रॉप करेंगे, वुडन रॉड लाइट को इंटरप्ट करेगी, लाइट के इंटरप्शन का टाइम लाइट गेट के साथ कनेक्टेड टाइमर नोट कर लेगा, उस टाइम से डिवाइड करेंगे और इस प्रोसीजर को रिपीट करके उसका एवरेज लेंगे। अब जनाब जरा जल्दी से हाँ हाँ बोले बोले बोले। नहीं नहीं नहीं, लेंथ लेनी है, लेंथ। तो भाई अच्छा बेटा ये तो बताओ ना कि वेलोसिटी में हमें वो वाला टाइम चाहिए जितने टाइम तक रॉड लाइट गेट के अंदर से रही, जितनी देर तक रॉड लाइट गेट के अंदर रही। अच्छा जरा इस वाले एक्सपेरिमेंट को जरा दोबारा देखो, अगर ये दोबारा चल सके। कैसे चलेगा दोबारा, अगर मैं इसको वीडियो प्लेयर में चलाऊं, अब जरा सुनना, इसमें ना जरा देखिएगा, ये तो कार है, इस कार के ऊपर देखना एक कार्डबोर्ड लगा हुआ है, कार्डबोर्ड लगा हुआ है, कार्डबोर्ड की जो लेंथ है ना, वो लेंथ, ये तो ब्लैक कलर का कार्डबोर्ड लगा हुआ है, इसके ऊपर क्या लगा हुआ है, ब्लैक कलर का कार्ड, ये जो ब्लैक कलर का कार्डबोर्ड लगा हुआ है, ये कार्डबोर्ड जितनी देर तक लाइट को रोकेगी ना, ये कार्डबोर्ड जितनी देर तक लाइट को रोकेगी, बिल्कुल इसी तरह जो आपका वुडन पीस है, उस वुडन पीस की जो लेंथ होगी, ये लेंथ बेटा वो लेंथ होगी जो टाइम, देखिए यहाँ से एंटर हुई, यहाँ से लाइट इंटरप्शन स्टॉप हुई, फिर और नीचे जा रहा है, फिर और नीचे जा रहा है, फिर और नीचे जा रहा है, और अब ये पूरा पास कर गया, तो गिरते हुए तो हम नहीं दिखा सकते, तो जितनी देर तक वो रुकेगा ये वो वाला टाइम है, तो लेंथ भी तो बेटा वही वाली होगी जितनी जो रॉड की अपनी पर्सनल लेंथ होगी, इस वाली लेंथ का ऊपर वाली हाइट से बेटा क्या लेना देना। हाइट से क्या फर्क पड़ेगा, जितनी ज्यादा ऊपर हाइट से गिराऊंगा ना, उतनी ज्यादा स्पीड से आएगी, वो स्पीड बढ़ जाएगी और कम टाइम लेगी, लेकिन जो जब यहाँ इसके अंदर से गुजरेगी तो ये रॉड की अपनी पर्सनल लेंथ होगी। अच्छा बेटा जरा सुनिए, अब जी की वैल्यू निकालनी है। जी की वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो जरा सुनिए, हमारे पास इक्वेशन है 2a s इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। इनिशियल वेलोसिटी जीरो है, ठीक है ना, जी आपने कैलकुलेट करना है, इनिशियल वेलोसिटी जीरो है, तो बेटा ये 2 मल्टीप्लाई 2 आने के डिवाइड हो जाएगा, ये आ जाएगा जनाब वी स्क्वायर अपॉन एच, और इनिशियल वेलोसिटी तो जीरो हो चुकी है। ठीक, अब आपने पता क्या करना है सर, हमने करना ये है कि उस रॉड को, ठीक है जनाब, डिफरेंट हाइट से गिराना है। एक मतलब
फॉर एग्जाम्पल 1 मीटर से गिराया, एक मरतबा चले सेंटीमीटर में बात कर लें, फॉर एग्जाम्पल 50 सेंटीमीटर से गिराया, एक मरतबा 60 सेंटीमीटर से गिराया, एक मरतबा 80 सेंटीमीटर से गिराया। तो हमने क्या करना है, डिफरेंट हाइट से उसको गिराना है। तो बेटा लिखिएगा इस वाली बात को, ड्रॉप द वुडन रॉड एट डिफरेंट हाइट्स and calculate its speed v as it as it passes through लाइट गेट। जब वो लाइट गेट में से पास करेगा, जब वुडन रॉड लाइट गेट के अंदर से पास करेगी, तो उसकी स्पीड कैलकुलेट करनी है और डिफरेंट हाइट से उसको ड्रॉप करना है। ठीक है जनाब। और जब आप उसको डिफरेंट हाइट से ड्रॉप करोगे, तो आपके पास दो चीजें आ रही हैं, हाइट और वेलोसिटी। और वेलोसिटी का स्क्वायर भी चाहिए आपको, वेलोसिटी का स्क्वायर भी चाहिए आपको। तो पहले वेलोसिटी आएगी बेटा, फिर वेलोसिटी का स्क्वायर आएगा। ठीक है जी। तो आपने फॉर एग्जाम्पल समझाने के लिए बोला हूँ, पहले इसको 80 सेंटीमीटर से ड्रॉप किया, फिर 70 सेंटीमीटर से ड्रॉप किया, फिर 60 सेंटीमीटर से ड्रॉप किया। हाइट कम कर रहे हो तो आप देखिएगा लाइट गेट में से पास करते वक्त वेलोसिटी की वैल्यूज भी कम हो जाएंगी। ठीक है जनाब। और जब वेलोसिटी की वैल्यूज कम हो जाएंगी, तो अब आप क्या करोगे, आप प्लॉट करोगे ग्राफ। ग्राफ में हाइट, सॉरी वेलोसिटी स्क्वायर को रखिएगा वाई एक्सिस पे, हाइट को बेटा रखिएगा एक्स एक्सिस पे, और इस ग्राफ का कैलकुलेट करेंगे ग्रेडियंट। जो ग्राफ का ग्रेडियंट आएगा, आप देखिए आपने वी स्क्वायर को रखा है वाई एक्सिस पे, तो ये बन जाएगा y2 - y1। हाइट को रखा है एक्स एक्सिस पे, ये बन जाएगा x2 - x1। तो आपको पता है ये चीज बन गई ग्रेडियंट। ये चीज क्या बन जाएगी, ग्रेडियंट। तो हम वी स्क्वायर और हाइट का बनाएंगे ग्राफ। लिखिएगा बेटा प्लॉट द ग्राफ ऑफ हाइट versus v square, it is straight line, calculate its gradient। और जब इसका ग्रेडियंट आ जाए, तो g होगा हाफ ऑफ ग्रेडियंट। बाय दिस फॉर्मूला वी कैन कैलकुलेट g, वी कैन कैलकुलेट g। तो ये क्वेश्चन यूनिट 1 में डालने का क्या सेंस है, खैर ये एक्सेल वाले बेहतर जानते हैं। पर ये एक्सपेरिमेंट यूनिट 3 टाइप क्वेश्चन है, जिसमें हमने जी को कैलकुलेट करने का मेथड पूरा का पूरा यहाँ पे डिस्क्राइब कर दिया। अच्छा जी, उसके बाद आ रही है क्वेश्चन नंबर 13। अच्छा बेटा, इस वक्त टाइम भी क्लास में कौन कौन है? जकी बेटा आप आ चुके हैं वापस? जकी ठीक है बेटा, वर्षा भी है, जकी भी है, अब्दुल मोमिन भी है। जकी फिर हम आपसे सवाल करना चाहेंगे क्वेश्चन नंबर 13। पहली बात तो ये इस क्वेश्चन को सिर्फ देख के बताओ कि ये क्वेश्चन इस टाइप का किस टॉपिक का क्वेश्चन है। वर्क एनर्जी पावर है, काइनेमेटिक्स है, डायनेमिक्स है, वेक्टर है, मूवमेंट है। जबरदस्त हो गया, ये मूवमेंट है। और मूवमेंट के अंदर भी दो तरह के टॉपिक होते हैं, एक होता है पैरेलल फोर्सेस, एक होता है नॉन पैरेलल फोर्सेस। तो सर इसमें सारी पैरेलल फोर्सेस हैं। पैरेलल फोर्सेस में इस बुक का वेट होगा, इस शेल्फ का अपना वेट होगा, फिर ये कांटेक्ट फोर्सेस होंगी, वगैरह वगैरह। तो सारी की सारी पैरेलल फोर्सेस वाले क्वेश्चन है। तो बिल्कुल सही आपने पहचान लिया, बस हमने एक ऊपर हेडिंग मार दी है कि ये पैरेलल फोर्सेस मूवमेंट वाला टॉपिक है। टॉपिक है क्या सर? टॉपिक बेटा ये क्वेश्चन आप पढ़ें तो क्वेश्चन ये है कि ये एक शेल्फ है, बुक शेल्फ है। इस बुक शेल्फ को दो सपोर्ट्स के ऊपर लाके रख दिया गया है। एक सपोर्ट का नाम ए है, एक सपोर्ट का नाम बी है। सपोर्ट के लिए लफ्ज यूज कर रहे हैं ब्रैकेट्स। तो चले जनाब, दो ब्रैकेट्स हैं, एक ब्रैकेट का नाम ए है, एक ब्रैकेट का नाम बी है। और शेल्फ की टोटल लेंथ 1.2 मीटर है। इस बात को ख्याल रखिएगा, टोटल लेंथ 1.2 मीटर है।
अच्छा जी, अगर टोटल लेंथ 1.2 मीटर है, ठीक है जी, और हमें नजर भी आ रहा है कि शेल्फ यूनिफॉर्म थिकनेस का है, यूनिफॉर्म थिकनेस का है, तो और इसका जो अपना वेट है, वेट ऑफ शेल्फ, इट इज 14 न्यूटन। तो 14 न्यूटन इसका अपना वेट है, और ये 14 न्यूटन जो इसका अपना वेट है, इट इज एक्टिंग डाउनवर्ड। इसके अलावा जो बुक है सर, बुक का अपना वेट है, और सर जो बुक का अपना वेट है, इट इज 8.5 न्यूटन। अच्छा जी, इसको आपने जिन ब्रैकेट्स के ऊपर लाके रखा हुआ है सर, उन दोनों ब्रैकेट से इसको मिल रही है सपोर्ट के लिए कांटेक्ट फोर्स, यहाँ से भी मिल रही है सपोर्ट से कांटेक्ट फोर्स। तो जो कांटेक्ट फोर्स बी से आ रही है उसको मैंने कह दिया एफ बी, जो फोर्स ए से आ रही है बेटा उसको मैंने कह दिया एफ ए। तो दीज आर कांटेक्ट फोर्सेस। अच्छा जी, अब क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है डिटरमाइन द डिस्टेंस ऑफ ब्रैकेट बी, ब्रैकेट बी का डिस्टेंस बताना है फ्रॉम द लेफ्ट हैंड एंड ऑफ द शेल्फ, शेल्फ के लेफ्ट हैंड से ये वाला डिस्टेंस निकालना है, ये वाला डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस कैलकुलेट करना है। और कोई बात बता रहे हैं? जी हाँ बता रहे हैं कि नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्सेस आर इक्वल। इट इज अ कंडीशन, इट इज अ कंडीशन। कंडीशन क्या है? कि कॉन्टैक्ट फोर्स ए, कांटेक्ट फोर्स बी बराबर है, इनको बराबर लेकर ये वाला डिस्टेंस कैलकुलेट करना है, इनको बराबर लेकर ये वाला डिस्टेंस कैलकुलेट करना है। कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो आइए कैलकुलेशन स्टार्ट करते हैं। कैलकुलेशन स्टार्ट करने के लिए आपको पता है कि हम टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स का जब कभी क्वेश्चन करते हैं, तो टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स का क्वेश्चन करने के लिए अपनी मर्जी से, अपनी मर्जी से कोई एक पीवट ले लेते हैं, और पीवट हमेशा सपोर्टिंग पॉइंट लेना चाहिए। तो सपोर्ट ए भी है, सपोर्ट बी भी है, तो मैंने जनाब सपोर्ट ए को मान लिया पीवट। तो बेटा लिखिएगा पीवट ए, ये हमारी मर्जी होती है। मैंने ए को बेटा पीवट ले लिया। अब जब मैं ए को पिवट लूंगा, तो ए की अपनी जो फोर्स है, इट कैन नॉट प्रोड्यूस टर्निंग इफेक्ट। ए की अपनी फोर्स कैन नॉट प्रोड्यूस टर्निंग इफेक्ट। अब टर्निंग इफेक्ट कौन कौन पैदा करेगा? सर ये शेल्फ, सॉरी बुक का जो वेट है सर, ये टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा क्लॉकवाइज। सर शेल्फ का जो अपना वेट है, ये प्रोड्यूस करेगा क्लॉकवाइज। अच्छा, लेकिन ये जो एफ बी है सर, ये एफ बी एंटी क्लॉकवाइज। तो साफ नजर आ रहा है जनाब, तीन इसमें मूवमेंट्स हैं, तीन मूवमेंट्स हैं। अब उन तीनों मूवमेंट्स को मैं बारी बारी करने जा रहा हूँ, और बारी बारी करने में किसी एक बच्चे को हम इन्वॉल्व करेंगे। जकी बेटा, अगर आप हमारे साथ आ जाए, आप एक अच्छे स्टूडेंट हैं और मैथमेटिक्स आपका अच्छा है। बेटा जकी, हमें बताइए ये वाली जो फोर्स है 8.5 न्यूटन की, ये 8.5 न्यूटन की फोर्स पिवट ए से कितना दूर है? 8.5 न्यूटन की फोर्स पिवट ए से कितना दूर है? और इसको मैं काफी जूम भी कर रहा हूँ। 8.5 न्यूटन की फोर्स पिवट ए से कितनी दूर है जकी बेटा? 0.35। वर्षा बेटा आप? 0.2, आपने बिल्कुल सही कर दिया। सर 0.35 टोटल है, इस टोटल में से इसको माइनस करना पड़ेगा। तो 0.35 में से 0.15 को हटाना पड़ेगा, तो 0.20 बचेगा। तो मैं यहाँ पे इसको क्लियर करके लिख दूं, मैं लिख रहा हूँ 0.2, पर ये भी मैं लिख रहा हूँ कि 0.35 टोटल था जो जकी ने बताया, फिर उसको उन्होंने करेक्ट किया 0.15। जबरदस्त जनाब जकी। अच्छा बेटा वर्षा, अब हम आपसे पूछेंगे दूसरा वाला डिस्टेंस। वर्षा बताना, दूसरा डिस्टेंस है बुक का अपना वेट 14 न्यूटन। 14 न्यूटन बताओ पिवट से कितना दूर है? डिवाइड बाय टू, जबरदस्त। टोटल डिस्टेंस है 1.2, उस 1.2 को आधा कर लेंगे 0.6। वर्षा बेटा ये कहना चाह रही है 14 इंटू 0.6? ठीक है जी, गलत है आपका आंसर। बेटा आप बताइए अब्दुल मोमिन, इसका क्या डिस्टेंस होगा पिवट से बेटा? -0.15, या 0.6 तो बेटा टोटल है कोने से, ये 0.15 सब में गड़बड़ करा रहा है। तो 0.15 को बेटा माइनस करना पड़ेगा ना, और 0.15 को माइनस करोगे तो ये बन जाएगा 0.45। समझ में आया है या नहीं आया बेटा वर्षा? मैं दोबारा बताऊं? आ गया ना? अच्छा जी, ये बात यहाँ की हो गई। उसके बाद रह गया खाली एफ बी।
एफ बी अब जकी तुम बताओ एफ बी कितना दूर है पिवट से? एफ बी कितना दूर है पिवट से? एफ बी कितना दूर है पिवट से? एफ बी का मतलब ये वाला डिस्टेंस, दिस डिस्टेंस। जवाब सर ये हमें पता ही नहीं है, ये तो हमने निकालना है। अगर आप पूरी इक्वेशन में देखें तो सर सब कुछ तो पता है, यही निकालने की तो कोशिश कर रहे हैं, इट इज एक्स। ठीक है बेटा जकी, हम यही कैलकुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं, वरना तो हमें सब कुछ पता है। ये एक्स हमने निकालना है। तो सबसे पहला काम, इस इक्वेशन को जब आप सॉल्व करोगे तो इक्वेशन सॉल्व करके पहले आप लोग निकालोगे एक्स। ठीक है, एक्स निकालोगे। अब जब ये एक्स निकालेंगे, एक्स निकालेंगे, अच्छा जी एक्स निकालेंगे, तो क्या एक्स आ जाएगा? एक्स आ जाएगा क्या? और इस पूरी कैलकुलेशन में हमने ये वाली बात भी कहीं यूज नहीं करी एज अ कंडीशन कि एफ ए और एफ बी दोनों बराबर है। एफ ए और एफ बी दोनों बराबर है, हाँ। एक इक्वेशन में सर दो वेरिएबल थोड़ी हो सकते हैं, एक्स भी निकालना है, एफ बी भी निकालना है। एक साथ साथ दो चीजें नहीं हो सकती। निकालना तो एक्स भी है, एक्स भी निकालना है और एफ बी भी निकालना है। अब एफ बी भी निकालना है, एक्स भी निकालना है, कैसे निकाले? तो उसके लिए ये वाली कंडीशन मैंने यूज नहीं की। सर अब ये वाली कंडीशन कैसे यूज करें? मैं तो यहाँ जाके फंस गया हूँ, मतलब गलत नहीं करे, मैं यहाँ जाके फंस गया हूँ। इसका नाम रख दें इक्वेशन नंबर वन। एक्स भी नहीं पता है, एक्स भी नहीं पता और एफ बी भी नहीं पता है। अब एफ बी निकालने की कोशिश करेंगे। एफ बी कैसे निकाले तो जरा गौर से देखिए बेटा। इस पूरे सिस्टम में जब कभी टर्निंग इफेक्ट का सवाल हो ना बेटा, तो आपके जहन में आना चाहिए फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम और फिर सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। सेकंड कंडीशन है क्लॉकवाइज मूवमेंट इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट होता है, जिस पे हम लोग काम कर रहे हैं। फर्स्ट कंडीशन होती है सर अपवर्ड फोर्सेस इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्सेस। अपवर्ड फोर्सेस इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्सेस। सर अपवर्ड में एफ ए है, अपवर्ड में एफ बी है, डाउनवर्ड में 14 है, डाउनवर्ड में 8.5 है। अपवर्ड फोर्सेस एफ ए एफ बी, डाउनवर्ड फोर्सेस 8.5 और 14। एफ ए एफ बी दोनों बराबर हैं। सर अब दोनों बराबर हैं तो दोनों का एफ बी कहते हैं, दोनों का एफ बी कहते हैं, क्योंकि मुझे एफ बी चाहिए भाई। तो बेटा मैंने दोनों का एफ बी कह दिया। 14 प्लस 8 होता है 22.5। एफ बी ऐड करूंगा, इट बिकम्स 2 एफ बी, इट बिकम्स 2 एफ बी। 2 मल्टीप्लाई है, 2 वन आके डिवाइड हो जाएगा। 22.5 को 2 से डिवाइड करोगे, इट बिकम्स 11.25। मतलब 11.25 फोर्स आ गई, 11.25 फोर्स आ गई। तो इस फोर्स को ले जाइए ऊपर वाली इक्वेशन में, और ऊपर वाली इक्वेशन में रखकर अब आप जब सॉल्व करेंगे, थोड़ा जरा सॉल्व करके बताएं क्या आ रहा है। 8.5 मल्टीप्लाई 0.2 प्लस 14 इंटू 0.45 इज इक्वल टू डिवाइडेड बाय 11.25। तो बेटा कोई बच्चा हमें बताए एक्स का आंसर क्या आ रहा है? मार्किंग स्कीम कहती है आंसर आना चाहिए 0.711। चेक करें। ठीक है, 0.711। और ये 0.711 ये आया है इस ब्रैकेट बी का, ब्रैकेट बी का ब्रैकेट ए से डिस्टेंस, ब्रैकेट बी का ब्रैकेट ए से डिस्टेंस। अभी इसमें एक इशू है, ब्रैकेट ए टू बी, ये हमने डिस्टेंस निकाला है। सवाल पढ़ो तो वो कह रहे हैं ब्रैकेट बी का डिस्टेंस बताओ कोने से। हमने बेटा कैलकुलेट किया है ब्रैकेट ए से ब्रैकेट बी तक का डिस्टेंस, उसे चाहिए लेफ्ट कोने से डिस्टेंस। और जब लेफ्ट कोने से डिस्टेंस चाहिए तो इस डिस्टेंस के लिए, यानी हमने अभी जो कैलकुलेशन की है वो यहाँ से यहाँ तक की है।
इनको चाहिए टोटल। तो टोटल में जो अभी हमने निकाला है 0.711, उसमें 0.15 ऐड होगा, 0.15 ऐड होगा। और अब 0.15 ऐड होगा तो ये बनेगा 0.861, और ये है टोटल डिस्टेंस। ये है जनाब 0.861, इट इज द टोटल डिस्टेंस। ठीक है जनाब। तो ये पैरेलल फोर्सेस का अभी भी नहीं खत्म हुआ सवाल भाई, अभी भी खत्म नहीं हुआ। हम तो समझ रहे थे खत्म हो गया, अभी और आगे चल रहा है। क्या आगे चल रहा है, ये सवाल पूरा करेंगे। क्वेश्चन के अंदर कह रहे हैं कि ये जो सपोर्ट हमने लगाई हुई है, कह रहे सपोर्ट को हमने ऐसा लगाया था कि एफ ए और एफ बी दोनों बराबर थे। सपोर्ट को ऐसी जगह पे लगाया था कि एफ ए और एफ बी दोनों बराबर थे। अब कह रहे हैं जनाब कि मैंने, क्वेश्चन पढ़िए बेटा बी पार्ट, ये सी आखिरी पार्ट। कह रहे हैं ब्रैकेट बी को लेफ्ट हैंड की तरफ ले जाना शुरू कर दिया। ठीक है ना, ब्रैकेट बी को, यानी ये शेल्फ है, ये इसका ब्रैकेट ए है, ये इसका ब्रैकेट बी था, पहले ब्रैकेट बी यहाँ था। कह रहे ब्रैकेट बी को मैं इधर लेके जा रहा हूँ। जब मैं ब्रैकेट बी को इधर लेके जा रहा हूँ, बी को लेफ्ट हैंड की तरफ लेके जा रहा हूँ, तो लेफ्ट हैंड की तरफ ले जाने पर बताइए ब्रैकेट बी से जो कांटेक्ट फोर्स निकल रही थी एफ बी, उस पर क्या अफेक्ट आएगा, उस पर क्या अफेक्ट आएगा। तो जरा आंसर सुनिएगा। आंसर ये है कि सर एक बुक का वेट था, एक शेल्फ का वेट था, इन दोनों वेट्स के मूवमेंट को काउंटर कर रहा था ये, इन दोनों को काउंटर कर रहा था ये। और अभी पूरा सिस्टम बैलेंस रखना है, सिस्टम को बैलेंस ही रखना है, ये बुक के शेल्फ को ऊपर नीचे नहीं कर देना है। कह रहे जनाब कि बुक के शेल्फ को ऊपर नीचे नहीं कर देना है, सिर्फ लेफ्ट साइड पे लेके जा रहा हूँ। जैसे ही इसको लेफ्ट साइड पे लेके जाने लगोगे तो बताइए एफ बी पिवट के करीब लेके जा रहे हो। जब आप करीब लेके जा रहे हो तो आप मूवमेंट आर्म ऑफ एफ बी छोटा कर रहे हो, मूवमेंट आर्म ऑफ एफ बी को आप छोटा कर रहे हो। जब एफ बी का मूवमेंट आर्म छोटा हो रहा है, मूवमेंट आर्म ऑफ एफ बी डिक्रीज हो रहा है, तो मेंटेन टू मेंटेन सेम मूवमेंट टू मेंटेन सेम मूवमेंट, अगर मूवमेंट को सेम रखना है, अगर मूवमेंट को सेम रखना है, तो आपको पता है मूवमेंट होता है फोर्स इनटू डिस्टेंस। आप डिस्टेंस को कम कर रहे हो, आप डिस्टेंस को कम कर रहे हो। अगर डिस्टेंस कम हो रहा है, अगर डिस्टेंस कम हो रहा है, तो यकीनन एफ बी मस्ट बी इंक्रीजिंग, एफ बी मस्ट बी इंक्रीजिंग। जब आप शेल्फ बी को शेल्फ ए की तरफ लेके जा रहे हो, जकी आपसे पूछूंगा मैं ये वाली बात, सर व्हेन यू आर मूविंग ब्रैकेट बी टूवर्ड्स ब्रैकेट ए, you are decreasing the movement arm of FB, and to maintain same movement, क्योंकि सेम मूवमेंट ही काउंटर करेगा तो पूरे सिस्टम को बैलेंस करेगा। ना मैं बुक को हटा रहा हूं, ना मैं शेल्फ के वेट को कुछ कर रहा हूं, इट मीन्स टू बैलेंस द होल सिस्टम द मूवमेंट ऑफ एफ बी शुड रिमेन कांस्टेंट। तो मूवमेंट ऑफ एफ बी को कांस्टेंट रखने के लिए अगर मैं मूवमेंट आर्म को छोटा कर रहा हूं, तो यकीनन एफ बी की फोर्स को इंक्रीज करना पड़ेगा। हाँ जकी बेटा बताइए, ब्रैकेट बी को ए की तरफ लेके जा रहा हूं, क्या चीज छोटी होती जा रही है उससे, मूवमेंट आर्म छोटा हो रहा है। और मूवमेंट आर्म छोटा हो रहा है, मुझे टोटल मूवमेंट उतना ही चाहिए, तो एफ बी को खुद ब खुद क्या होने लगेगा, एफ बी इंक्रीज या डिक्रीज, इंक्रीज होने लगेगा। ठीक है जी। तो बेटा इस रिकॉर्डिंग को मैं यहाँ कर